तो क्वेश्चन आपको देखना है क्या है। क्लास की स्टार्टिंग में आपको बल्ब और इंडक्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी कभी इस बल्ब के साथ में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। समटाइम्स यू हैव ए बल्ब और सीरीज में इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो क्वेश्चन में इसकी ब्राइटनेस का डिस्कशन करना होगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए भाई। A light bulb and a solenoid are connected in series. डायग्राम नहीं दिया गया है, मैंने बोर्ड पे बना दिया है। A light bulb and a solenoid are connected in series across an AC source of voltage. Explain how the glow of the light bulb will be affected when an iron rod is inserted in the solenoid. तो यहां पर आपके पास में सोलिनॉइड है, साथ में बल्ब कनेक्टेड है। बल्ब किसके बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये सोलिनॉइड क्या हो गया, इंडक्टर। तो अगर हम लोग इंडक्टर में रॉड को इंसर्ट करते हैं तो बल्ब की चमक पर क्या फर्क पड़ेगा, हाउ द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब विल बी अफेक्टेड। तो अब अगर आप पेजेस इधर उधर करें और सोलिनॉइड का जो कैपिटल एल है यानी सेल्फ इंडक्टेंस, उसका जरा फार्मूला देखें। सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, उसका फार्मूला देखें। कैपिटल एल सोलिनॉइड का फार्मूला है म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन, और साथ में क्या है देखिए, केवल ए है। आपको सारे टर्म्स पता ना इसमें कौन क्या है। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी अगर आप इसको चेंज करो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एन, और यहां पर एन और ये ए, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जहां पर ये स्मॉल एल सोलिनॉइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, और जो कैपिटल एन है वो टोटल टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ए जो है वो सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और म्यू नॉट आप जानते हो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने एक रॉड को इंसर्ट किया, इसमें हमने एक रॉड को इंसर्ट कर दिया, तो जो बल्ब का ग्लो है यानी जो उसकी ब्राइटनेस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको ये भी बताया गया था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आप देखते हैं उसको डिराइव भी आपने किया हुआ है। अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फार्मूले में जहां जहां पर म्यू नॉट है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, म्यू नॉट म्यू आर। याद है या भूल गए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एयर या वैक्यूम रिप्लेस बाय द मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट के, और इस के को कहते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, उस मटेरियल का जो कि 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी मीडियम के लिए अगर एयर या वैक्यूम को हम हटा करके बात करें तो कैपिटल के कैसा होता है, 1 से ग्रेटर होता है। उसी तरीके से मैग्नेट में आप म्यू नॉट को हटा देते हैं, किससे, म्यू नॉट म्यू आर से। ये जो म्यू आर है वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, और किसी मीडियम के लिए जैसे आयरन रॉड है तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे हमने आयरन की रॉड इसके अंदर डाली, तो यानी कि अब हमें अपने फार्मूले में म्यू नॉट ना लिख करके क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। अब देखिए ये जो है आपका आयरन के लिए 1 से ग्रेटर है, तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे चूंकि क्वेश्चन का आंसर देना है और एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये सारा का सारा जो वर्क हो रहा है ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपके समझने के लिए। हम यहां पर लिखेंगे व्हेन रॉड इंसर्टेड, व्हेन आयरन रॉड, क्योंकि मटेरियल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हेन आयरन रॉड इंसर्टेड इन सोलिनॉइड देन सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल एल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, तो आप ऐसे ब्रैकेट करके लॉजिक करके कैपिटल एल जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न के साथ उसका रिलेशन ये है।
नंबर ऑफ टर्न के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। और मीडियम अगर कोई आता है, अगर एयर या वैक्यूम है तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है 1, और एयर या वैक्यूम नहीं, आयरन जैसा कोई मीडियम, उसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1। एल प्रोपोर्शनल है म्यू आर। और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर हमें मीडियम पर फोकस करना है। और जनरली जो है जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कभी नंबर ऑफ टर्न को चेंज करेगा तो कभी क्या चेंज करेगा, मीडियम को चेंज करेगा जनरल वे में। तो आपको पता है कि भाई म्यू आर इंक्रीज हो गया तो कैपिटल एल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल एल इंक्रीजेस, और कैपिटल एल के इंक्रीज होने से क्या हो गया, सो जो एक्स एल है ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स एल से लिखते हैं, और इसको सही नाम अगर दें तो क्या नाम है इसका, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ना लिख के क्या लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। तो कैपिटल एल अगर इंक्रीज कर गया तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो एक्स एल इंक्रीजेस। अब अगर एक्स एल इंक्रीज हो गया तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है V अपॉन जेड। एसी सर्किट है याद रखना, और एसी सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस उसको किससे लिखते हैं, जेड से। और जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पर कोई कैपेसिटर तो है नहीं इसलिए ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा V अपॉन जेड, जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। याद रखिए जो बल्ब है ना वो एज ए रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है वो। तो अब आप देखिए एक्स एल इंक्रीज कर गया है। अगर एक्स एल इंक्रीज कर गया है तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर करंट डिक्रीज हो जाएगा तो जो आपके बल्ब में जो पावर होगी, पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। याद है ना, तो अगर आई कम हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां से अगर एग्जाम में आप इसका आंसर दे रहे हैं तो इस लाइन के इस तरफ सारी चीजें आपकी अपनी यूजफुल हैं, उनको आप तैयार रखिए, उनको वहां पे मेंशन नहीं करना है। आंसर देंगे कैसे, व्हेन आयरन रॉड इंसर्टेड इन ए सोलेनॉइड देन सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस, सो XL इंक्रीजेस। और अगर XL इंक्रीजेस तो Z भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। एंड पावर लिखो या फिर ब्राइटनेस लिखो आप, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब प्रोपोर्शनल टू है करंट। क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है, बिकॉज आई डिक्रीजेस, करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, सो जो ब्राइटनेस है यानी कि जो ग्लो है, जो पावर है, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर कैपिटल एल ऑफ इंडक्टेंस XL is connected in series with a bulb B and an AC source. How would brightness of the bulb change when, क्वेश्चन का पहला पार्ट है, नंबर ऑफ टर्न इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड। दूसरा पार्ट है आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर। और थर्ड पार्ट है एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस XC is equal to XL is inserted in series in the circuit. Justify your answer in each case. तो क्वेश्चन में एक बल्ब है जिसके साथ में इंडक्टर है। एक आपके पास में बल्ब हो गया, ये बल्ब है और ये इंडक्टर है, और ये सीरीज में एसी सोर्स से कनेक्टेड है। बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, जो लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो रेजिस्टेंस, वो रजिस्टर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो XL। ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन का पहला पार्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड।
तो आपको पता है क्वेश्चन का पहला पार्ट, अभी हमने देखा था कि I इज इक्वल टू होगा इस केस में V अपॉन जेड, तो I इज इक्वल टू V अपॉन जेड, जेड की वैल्यू हो गई एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या चलिए उसी सीक्वेंस में लिखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब एक्स एल इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल, और इंडक्टर का जो कैपिटल एल है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न के। क्वेश्चन में कैपिटल एन को रिड्यूस किया गया है, कैपिटल एन को रिड्यूस किया गया है, तो कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस कर दिया गया। तो जब नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस कर दिया गया तो कैपिटल एल भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और कैपिटल एल रिड्यूस हो गया तो एक्स एल भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। या आपने अपना डिस्कशन दे दिया, क्योंकि कैपिटल एन को रिड्यूस किया गया है तो एन अगर कम होगा तो एल भी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर एल रिड्यूस हो जाएगा तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, अब ये एक्स एल कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ब्राइटनेस जो होती है या पावर जो होती है प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट के। तो ब्राइटनेस यानी कि पावर प्रोपोर्शनल टू आई, सो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज, ब्राइटनेस विल इंक्रीज। एग्जाम में भी आप ऐसे लेंगे, वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको देखने थे तो डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा कि अगर हमने इंडक्टर में आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया गया तो ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट आएगा। सेकेंड पार्ट लॉजिक आपके पास फिर से है, I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, जेड की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। फिर से आपने लिखा कि जो कैपिटल एल होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मीडियम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में मीडियम का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, ऐसे यहां पर मीडियम का मतलब क्या होता है, म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मीडियम का मतलब हो गया म्यू आर, और आयरन रॉड के लिए ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कैपिटल एल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कैपिटल एल इंक्रीज कर जाएगा तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एक्स एल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। वापस आइए, एक्स एल इंक्रीज कर जाएगा तो ये करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगेन योर आंसर इज ब्राइटनेस या फिर पावर प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट यहां पे डिक्रीज कर गया है इसलिए ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ब्राइटनेस विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। ओके, फिर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, अब हमने कैपेसिटर लिया है जिसका रिएक्टेंस, यू ऑल नो कि रिएक्टेंस, जब ये टर्म आता है रिएक्टेंस, इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस वैल्यू है इंडक्टर की, इंडक्टर के केस में उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू है किसकी, कैपेसिटर की, और कैपेसिटर के केस में उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो एक हमने कैपेसिटर लिया है जिसका की रिएक्टेंस एक्स एल के इक्वल है। तो अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आपके पास में बल्ब है, बी फॉर बल्ब, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रिएक्टेंस है वो एक्ससी है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सएल है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। और बल्ब चूंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, जितने भी कंज्यूमर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जनरल वे में हम उनको क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स, और उनकी अपनी जो रेजिस्टेंस वैल्यू डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल आर। तो यहां पर ये कैपिटल आर ऐसे ही है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स एल और एक्स सी इक्वल, ये गिवन है, ये गिवन है। तुरंत हमने स्ट्राइक किया क्या कि ये जो कंडीशन है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ये किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, किसकी है, रेजोनेंस की।
लास्ट वाली क्लास में रेजोनेंस डिस्कस किया था। और रेजोनेंस की कंडीशन में जो इंपीडेंस होता है वो कैसा होता है, मिनिमम, और करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। तो जैसे तुमने ये वाला जो की पॉइंट था क्वेश्चन में, जो ये टर्म था, ये की पॉइंट हो गया कि XL इज इक्वल टू XC सपोर्ट द रेजोनेंस कंडीशन। तो XL इज इक्वल टू XC, ये रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया मैंने इसको, रेजोनेंस कंडीशन। और इस सिचुएशन में जो कैपिटल Z है वो मिनिमम हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई Z में Z जब मिनिमम हो जाएगा, सो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट I विल बी मैक्सिमम। और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो जो ये बल्ब की ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम पे बात होगी, क्योंकि करंट इस केस में कैसा है, मैक्सिमम। तो इसलिए फाइनली ब्राइटनेस विल बी मैक्सिमम, ब्राइटनेस विल बी मैक्सिमम। तो रेजोनेंस पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो करंट के सेंस में जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो करंट मैक्सिमम होती है और इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, और इंपीडेंस को मिनिमम करने के लिए XL और XC कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। यहीं पर जब रेजोनेंस की बात हो रही थी तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सारे फैक्टर, यानी इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म है जिनको हम फैक्टर, उनके नाम में फैक्टर आता है, जैसे पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सब भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। हम लोगों ने ये काम भी किया। एक है आपका पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, इसके बाद में फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फिर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और फिर क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ये सारे के सारे फैक्टर भी हमने डिस्कस किए। जब हमने क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस किया था तो डेफिनेशन क्या थी भाई, जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे वो बताएं। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल C या फिर कैपिटल L और अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R। क्योंकि जब हम क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास में जो सर्किट होता है सीरीज LCR होता है। सीरीज LCR सर्किट आपके सिलेबस में रहेगा। तो सीरीज LCR सर्किट में जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है वो VR है, और इंडक्टर पर जो वोल्टेज है वो VL है, और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो VC है। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू Q फैक्टर इज इक्वल टू VC और अपॉन में VR, या फिर आप ऐसे लिखो Q इज इक्वल टू VL और अपॉन में VR। और इसको ओम्स लॉ से अगर आप ओपन कर दें, क्योंकि करंट जो है किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं I है, V इज इक्वल टू होता है IR, तो ये आपका बन जाएगा Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा VC को ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा IXC, और ये हो जाएगा I कैपिटल R, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा IXL अपॉन में I कैपिटल R। तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा XC अपॉन में कैपिटल R, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा XL अपॉन में कैपिटल R। ये क्वालिटी फैक्टर। फिर आपने अपनी कॉपी देखी थी, कॉपी में आपको क्वालिटी फैक्टर मिला था किसके टर्म्स में? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ के टर्म्स में। दिख रहा है कि नहीं? अपनी कॉपी में जब आप देखेंगे क्वालिटी फैक्टर तो उसमें एक और भी कुछ नए टर्म्स हैं। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू है वहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोगों ने एंगुलर के टर्म्स में ओमेगा आर से लिखा है, और अपॉन में बैंड विड्थ, बैंड विड्थ कंफर्म करिए कॉपी में ये है कि नहीं। तो क्वालिटी फैक्टर की एक जो डेफिनेशन है आपके पास ये भी है, तो ये आप लिख के आइए ना, ये डेफिनेशन लिख के आए, द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आपने ओमेगा आर और नीचे बैंड विड्थ, द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड विड्थ इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर। अब एग्जाम में जब ये क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन आ रही है तो आपसे बैंड विड्थ थोड़ी ना पूछ रहा है कि बैंड विड्थ क्या होती है, जब ये पूछेगा बैंड विड्थ क्या होगी, ये अलग क्वेश्चन बनेगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वाला केस जो है वहां पर। अच्छा, जब हम इसको और सॉल्व करते हैं, ध्यान दें, जब हम इसको रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है अपने पास, जब इसको सॉल्व करते हैं इस रिजल्ट को, ये निकल के आता है 1/r अंडर रूट L बाई कैपिटल C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जब अनसॉल्व पेपर की एनालिसिस करी है तो इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब इस केस में जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दिखाना नहीं है, याद रखना है। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन ये भी है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन ये भी है, और इस डेफिनेशन से देखिए हमको रिजल्ट ये मिल चुका है, एक रिजल्ट हमारा ये है, एक रिजल्ट हमारा ये है, एक रिजल्ट आपका क्वालिटी फैक्टर का ये है, और एक रिजल्ट क्वालिटी फैक्टर का ये है, और एक रिजल्ट आपका क्वालिटी फैक्टर का ये है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/r अंडर रूट L बाई C। यू हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओवर दिस। अब डिस्कशन करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं बैंडविड्थ भी आनी है, तो वो भी आपकी कॉपी में ऑलरेडी है, रिवीजन में हम एक बार और बता देंगे आपको। चलते हैं जरा क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर कैपिटल C कॉमा ए वेरिएबल रजिस्टर कैपिटल R and the bulb capital B are connected in series to the AC mains in the circuit. The bulb glows with some brightness. How will the glow of the bulb change if, क्वेश्चन का पहला पार्ट, a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor, keeping the resistance capital R to be the same. And the second part of the question is the resistance capital R is increased, keeping the same capacitance. और क्वेश्चन में आपका एक सपोर्टिंग डायग्राम भी है। ये आपका कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो उसके लिए ऐसे एरो बना दिया जाता है, मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और ये रहा बल्ब, ये बल्ब है, यहां पर कैपिटल R लिखा है, ये कैपिटल C लिखा हुआ है, और बल्ब के पास में B लिखा हुआ है। ये AC सोर्स है, सीरीज में सबको कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, सुन लीजिए। एक कैपेसिटर C, तो ये C आपको दिखाई दिया, ए वेरिएबल रजिस्टर कैपिटल R दिखाई दे रहा है, and a bulb capital B are connected in series to and AC mains। ये जनरेटर का सिग्नल है जिसको आप सोर्स कहते हैं, मेंस कहते हैं, AC जनरेटर है ये। As shown in the figure, the bulb glows with some brightness, ये अपना ब्राइटनेस दे रहा है। How will the glow of the bulb change if, क्वेश्चन का पहला पार्ट, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced between the plates। तो पहले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया गया है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। तो ग्लो पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा बताइए। जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी तक जितने भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा वे क्या है, तुम्हारा वे ये है, I is equal to V upon J, और फिर आगे V अपॉन जेड, जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कैपेसिटी एज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो आपको पता है कि कैपिटल C जो है कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी और जो XC है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये भी आप ध्यान दीजिए कि Z की वैल्यू आपने r स्क्वायर प्लस XC क्यों लिखी हुई है, होती तो Z की वैल्यू ये है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में XL है ही नहीं तो जीरो करो उसको, और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, इसलिए आपकी ये लाइन आ रही है कि कैपिटल C इंक्रीज करेगा तो जो XC है वो डिक्रीज करेगा, और अगर XC डिक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए I इंक्रीजेस, इसलिए ब्राइटनेस इंक्रीजेस। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम कैपिटल R को इंक्रीज करेंगे, C को नहीं बदलेंगे। तो वापस आई फार्मूला फिर से लिखा I इज इक्वल टू V अपॉन Z, I इज इक्वल टू V अपॉन Z, Z की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा कि हम कैपिटल R को इंक्रीज करेंगे, तो अगर आप R को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज कैपिटल R इंक्रीजेस, जो करंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, और इसलिए जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है, हो गया, क्लियर है ना। न्यूमेरिकल है आपका क्वालिटी फैक्टर पर, क्वेश्चन सुनिए। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR, L माने इंडक्टर, C माने कैपेसिटर, R फॉर रेजिस्टर। तो कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR विद कैपिटल L इज इक्वल टू 2 हेनरी, कैपिटल C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्वालिटी फैक्टर इन LCR सर्किट। क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंट भी बताना है कि आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंट होता है। सबसे पहले हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है वहां पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले लिखो, तो आपके पास में क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है VL अपॉन में VR, एक फार्मूला ये है। आपके पास में दूसरा फार्मूला है VC अपॉन में VR, एक फार्मूला ये है। एक फार्मूला आपके पास में है XL अपॉन में कैपिटल R, एक फार्मूला है आपके पास में XC अपॉन में कैपिटल R, एक फार्मूला आपके पास में है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अपॉन में क्या, बैंडविड्थ, DW फॉर क्या है, बैंडविड्थ। और अगर मैंने पहले नहीं बताया तो मैंने अब अपडेट कर दिया है, इसी को सॉल्व करते आता है तो 1 अपॉन R अंडर रूट L/C। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपको बताएगा किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि आपको सारे रिजल्ट तो पता है, एक भी अगर मिसिंग है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्वेश्चन में कैपिटल L की वैल्यू 2 हेनरी है, कैपिटल C की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है और कैपिटल R की वैल्यू 10 ओम है और क्वालिटी फैक्टर चाहिए। तो ये बेकार हो गया, ये जो नॉलेज इतनी थी वो बेकार हो गई। सिमिलरली इसका भी कोई काम नहीं है, लास्ट में जो रिजल्ट ये है उसी का तो काम है। एंड दैट इज व्हाई नो ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू द क्वालिटी फैक्टर। तो आपने फार्मूला पिक किया 1/R अंडर रूट L/C, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कैपिटल R की वैल्यू है 10 ओम, कैपिटल L का SI हेनरी यूनिट होता है तो हमें कोई चेंज तो करना नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और कैपिटल C का जो SI है वो क्या होता है, फैराड होता है। यहाँ पे माइक्रो है तो माइक्रो को बदल डालो, -6 ये आ जाएगा 1/10 और 10 की पावर 6 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो 10 की पावर 3, कितना आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 100। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 100 आ गया।
इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखना। क्या कुछ यूनिट होता है इसका? इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखो ना, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो कोई यूनिट तो होना नहीं है। ये आ गया। जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका सिग्निफिकेंट बताइए, कौन बताएगा? सिग्निफिकेंट क्या सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन तो वही है लेकिन उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। चलो मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्वालिटी फैक्टर। सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ यानी कि एनी डाल देता हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू फैक्टर in LCR circuit. In general, in simple language, we can say LCR circuit में क्वालिटी फैक्टर की इंपॉर्टेंस इन जनरल ऐसे कह सकते हैं। ठीक, चलो आंसर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप ओमेगा के टर्म्स में जाना चाहो, लीनियर के टर्म्स में जाना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और अपॉन में है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को आई थिंक हमने ओमेगा 2 ओमेगा 1 से लिखा था ना। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वैसे इस क्वेश्चन के आंसर में उसका कोई रोल नहीं, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? साइड में लिख देता हूं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या है? आप चाहें तो कॉपी देख के बता सकते हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, these are such frequencies किसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं? AC जनरेटर की। These are such frequencies of AC generator at which current in series LCR circuit become 1/√2 times of रेजोनेंस वैल्यू। आप देखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको एक इस तरीके का कर्व दिखाई देगा। ये दिखा यहां पर आपने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी को, चाहे आप एफ में लिखें या फिर ओमेगा में लिखें, ये आपकी मर्जी पर। और इसको आपने लिखा है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो सीरीज एलसीआर में जब रेजोनेंस होता है तो जो करंट है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट को आई नॉट या आई मैक्स जिससे भी लिखना चाहो, अगर आप आई नॉट से लिख रहे हो तो आई नॉट से, या फिर आई मैक्स लिख रहे हो तो आई मैक्स से। ठीक, हमने यहां पर चेक किया इस पॉइंट पर, तो मैंने पाया कि इस पॉइंट पर जो करंट है वो मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स वैल्यू है। यानी इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स। तो इस सिचुएशन में जो ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू है और इसके ठीक सामने चल के यहां पहुंचो, ये जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है इनको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इस वाली फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा 1 लिखा, इसको क्या लिखा? ओमेगा 2। देखो वही लिखा हुआ है कि these are such frequencies of AC generator at which current in series LCR circuit become 1/√2 times of resonance value। रेजोनेंस वैल्यू का मतलब क्या है? रेजोनेंस वैल्यू का मतलब क्या? करंट मैक्सिमम थी, करंट क्या हो चुकी थी? मैक्सिमम, रेजोनेंस के केस में। तो आप चेक कर लिख सकते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट इन रेजोनेंस।
ये और कंप्लीट हो गया रेजोनेंस। अच्छा, करंट अगर मैक्सिमम होगी तो पावर क्या हो जाएगी? हाफ। रेजोनेंस के केस में जो पावर जरा लिखो क्या होगी? रेजोनेंस के केस में पावर, कॉपी देखें तो रेजोनेंस में आपको पावर मिल जाएगी। देखो भाई, रेजोनेंस के केस में जेड की वैल्यू आर है कि नहीं? देखो चेक करो। रेजोनेंस का जब केस चल रहा है तो इंपीडेंस की वैल्यू किसके इक्वल है? आर के। भाई जेड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस में क्या होता है? एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्स आर एक्स सी। ये तो ब्रैकेट खत्म हो गया। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर। जेड की वैल्यू हो जाएगी आर। और रेजोनेंस के केस में क्या होता है? करंट मैक्सिमम होती है। तो रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम है, उस केस में जरा पावर निकालो। तो पावर इज इक्वल टू लिखना चाहिए मुझे आई स्क्वायर जेड। लिखना तो मुझे ये चाहिए, आई स्क्वायर आर होता है ना, आई स्क्वायर आर होता है फार्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। लेकिन इस केस में हमने लिखा आई स्क्वायर जेड। जेड माने क्या? रेजिस्टेंस। और जेड की वैल्यू कितनी है? आर के इक्वल है। और रेजोनेंस के केस में करंट कितनी है? आई नॉट स्क्वायर है। तो ये आपका पावर आ गया रेजोनेंस के केस में, जो कि कैसा है? मैक्सिमम। ये कौन सा पावर है? मैक्सिमम। अच्छा, जरा यहां पर पावर निकालो इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे जब पावर निकालोगे तो लिखोगे आई स्क्वायर जेड। तो आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। भाई स्क्वायर लगाओगे तो आई नॉट स्क्वायर नीचे क्या रहेगा? 2। और यहां पे आर का आर ही रहेगा। इस केस में जरा पावर देखो निकली, आपने निकाली। तो देखो पावर जो है वो मैक्सिमम के जस्ट क्या आ रही है? हाफ आ रही है ना। तो यानी कि इन फ्रीक्वेंसीज पे जब हम पावर निकालते हैं तो पावर क्या आती है? मैक्सिमम की हाफ। इसीलिए इन फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। तो आप अपनी डेफिनेशन में इसको भी लिख सकते हैं। कहां से? यहां से चेंज कर दो। एट विच पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट बिकम हाफ टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पावर इन रेजोनेंस। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक। तो ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, ये आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। डेफिनेशन जरा एक बार मेरे साथ बोल दो सभी लोग। पहली डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज? दीज आर सच फ्रीक्वेंसीज ऑफ एसी जनरेटर फॉर विच करंट इन एलसीआर सर्किट become 1 by root 2 times of maximum value in resonance. Second definition क्या होगा? These are such frequencies for which power become half of maximum power in resonance. तो ये आपका जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की डेफिनेशन आ गई। इस क्वेश्चन के आंसर में इसको नहीं देना, लेकिन आपको पता है कि दीज आर नॉट द शेड्यूल्ड क्लासेस, दीज आर रिवीजन क्लासेस। और रिवीजन क्लासेस में आप कहीं भी जा सकते हैं नॉलेज लेने के लिए। सीक्वेंस नो रोल होता है, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। जैसा क्वेश्चन आ जाए वैसी सिचुएशन को फेस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका, देखो क्वालिटी फैक्टर। अगर बैंडविड्थ कम हो जाए, बैंडविड्थ अगर कम हो जाए तो इस कर्व की हाइट ज्यादा हो जाएगी। बोलो, सिंपल सी सिचुएशन देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच कि अगर आप बैंडविड्थ को कम करोगे तो ग्राफ की हाइट ज्यादा हो जाएगी। यही सिग्निफिकेंस है इसका। कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? ज्यादा क्वालिटी फैक्टर यानी बैंडविड्थ कम हो जाना। और बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो आपका जो ये कर्व बना वो ज्यादा ऊंचा बनेगा, ज्यादा शार्प बनेगा, ज्यादा नुकीला बनेगा। इसी को कहते हैं शार्पनेस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आपकी कॉपी में लिखा है नहीं लिखा है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लिखा हुआ है, देखो, जिसमें कर्व की विड्थ को कम किया गया है।
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मैं यहां पर इसको तब तक लिख देता हूं। तो व्हेन, चलिए आप इधर देखिए बोर्ड पर, व्हेन क्यू फैक्टर इंक्रीजेस, एग्जाम में बेटा ये एरो मत लगाना, वहां लिखना इंक्रीजेस। व्हेन क्यू फैक्टर इंक्रीजेस देन बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीजेस। और बैंडविड्थ डिक्रीजेस तो आपको पता है कि जब आप विड्थ को कम करोगे ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जरा मैं ग्राफ फिर से बनाता हूं, ये देखिएगा, एक कर्व हमने ये बनाया और एक हमने ये बनाया, तो बैंडविड्थ कहां पर कम है, दूसरे वाले में कम है। तो व्हेन क्यू फैक्टर इंक्रीजेस देन बैंडविड्थ increases, when Q factor increases then bandwidth decreases, so sharpness of resonance। अब सोचो कर्व की हाइट ज्यादा हो रही है तो मतलब मैक्सिमम करंट ज्यादा हो रही है ना, मैक्सिमम करंट ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यही तो हुआ। और अगर मैक्सिमम करंट ज्यादा हो रही है तो फिर पावर भी क्या हो रहा है, ज्यादा, और ज्यादा पावर मिल रहा है। तो आप कहोगे कि ये तो और बेस्ट हो गया, ये और अच्छी क्वालिटी का हो गया। बोलो भाई, आपके सीरीज एलसीआर सर्किट में क्वालिटी फैक्टर 50 है और मेरे पास वही सेम सीरीज एलसीआर है और मेरे पास में जो क्वालिटी फैक्टर है मैंने किसी तरीके से उसको कम कर दिया है या ज्यादा कर दिया है। क्वालिटी बढ़ाना, यहां पर क्वालिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या करना, इंक्रीज करना। तो वही यहां पे लिखा गया, सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस। तब एक क्वेश्चन और आता है, इसके लिए करेंगे क्या, शार्पनेस को ज्यादा करना क्या करें। तो आपने अभी देखा I इज इक्वल टू V बाई जेड, और रेजोनेंस के केस में जेड की वैल्यू क्या हो गई, R। और अगर आप I को अप करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस को क्या कर दें, डाउन कर दें। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान देना, ऐसे बना होगा, एक कर्व ये बना है, दूसरा ये बना है। कह रहा जब हमने इस वाले कर्व को नोटिस किया है तो सर्किट में काम करने वाला जो रेजिस्टेंस था वो R1 था, और जब हमने इस वाले कर्व को नोटिस किया है तो रेजिस्टेंस क्या था, R2 था। पूछता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इसमें शार्पनेस ज्यादा है, शार्पनेस ज्यादा का मतलब I को ज्यादा होना चाहिए, तो R क्या होना चाहिए, कम। यानी कि ये वाला R2 R1 से क्या है, कम। अरे R2 या R1 से क्या कम है, I ज्यादा होना चाहिए ना भाई, यहां का I ज्यादा है और यहां का I कम है, तो यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम एज कंपेयर टू दिस वन। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, क्लियर है। जो क्वेश्चन था फाइनली आप इसका सिग्निफिकेंस बताइए, तो सिग्निफिकेंस का आंसर देने के लिए आपको इतना काम वहां पर कर देना है कि क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। और जनरल वे में सोचो ना, अच्छी क्वालिटी, इस सर्किट में अच्छी क्वालिटी का मतलब ये लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। अच्छी क्वालिटी का मतलब है मैक्सिमम करंट इंक्रीज हो गया है, और फिर रिजल्ट्स पता चलता है कि अगर करंट इंक्रीज हो गया है तो क्वालिटी फैक्टर क्या किया, इंक्रीज किया है, और बैंडविड्थ क्या किया, डिक्रीज किया है। और फिर अंदर जब जाते हैं तो पता चलता है कि क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द करंट एंड द क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट विद कैपिटल L 1 मिली हेनरी, कैपिटल C 1 नैनो फैरेड, कैपिटल R 100 ओम, connected to an AC source having the peak voltage 100 volt। आपके पास में क्वेश्चन में सीरीज एलसीआर सर्किट है, क्वेश्चन में सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है। क्या क्या पूछा है, एक तो हमसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर बताइए, एक क्वेश्चन ये पूछा है, और सेकंड पूछा हुआ है कि करंट बताइए, करंट बताइए। रेजोनेंस हो रहा है, सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस हो चुका है, तो रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर पूछा है, करंट पूछा है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है, कैपिटल C की वैल्यू 1 नैनो फैरेड है,
स्मॉल एन का मतलब आई थिंक नैनो ही होगा, और कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो 100 ओम है, और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जैसे मैक्सिमम करंट को आई नॉट, तो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे लिखते हैं वी नॉट, वी नॉट है आपका 100 वोल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट की। I इज इक्वल टू होता है V बाई जेड। रेजोनेंस के केस में I क्या हो जाता है मैक्स, Z क्या हो जाता है मिनिमम। और अभी आपने देखा कि Z मिनिमम कितना हो जाता है R के इक्वल, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है ना तो Z की वैल्यू XL इज इक्वल टू क्या हो जाता है XC, और Z की वैल्यू क्या हो जाती है R। तो देखो यहां से आ गया V बाई R। V की वैल्यू कितनी है 100 पीक वैल्यू, और R की वैल्यू कितनी है 100, तो मैक्सिमम करंट तो 1 एम्पियर आ गई। तो ये एक पार्ट हो गया। क्वालिटी फैक्टर, बहुत सारे फार्मूले आपको पता है कि कौन तुम्हारी हेल्प करेगा। Q इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाई सी। तो R कितना है आपका 100, L कितना है मिली हेनरी के हेनरी बनाओ -3, और नैनो फेरेड के फेरेड बनाओ तो माइनस का 9। एक बार फिर से माइनस का 9 नैनो फेरेड से फेरेड बनेंगे, ऊपर मिलेगा 6 यानी कि कितना 10 टू द पावर 3/100 कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 10 आ रही है, किसी सर्किट की क्वालिटी फैक्टर 20 यानी कौन अच्छा है 21, ठीक है। ये समझ पा रहे ना बातों को। जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है कम है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को रिवाइज करें तो रिवीजन में जो सबसे जरूरी आपके लिए ट्रांसफार्मर में वो पॉइंट आप पहले बता दो। ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए क्या बताओगे, it is device which works on phenomena। क्या फील किया है म्यूचुअल इंडक्शन। ये वो डिवाइस होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना से काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन पहला पॉइंट, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। अगर आपके पास ऊपर वाला ट्रांसफार्मर है जिसने लो को हाई बना दिया है तो इसी ने क्या कर दिया अप कर दिया, यानी स्टेप अप, इसका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जिसने हाई को लो बना दिया उसको क्या कहते हैं स्टेप डाउन। लास्ट रिवीजन है, इसके बाद का जो रिवीजन होगा ना वो रैंडम होगा कि हम और आप क्लास में होंगे, प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, मैंने डिस्कस कर दिया, काम खत्म। अभी आप आ रहे हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करा रहा हूं, तो ये उस तरीके का लास्ट रिवीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आंसर हुआ इतना। अब डायग्राम बनाना, तो तुम या तो स्टेप अप का डायग्राम बनाओगे या फिर स्टेप डाउन का। तो ट्रांसफार्मर में जो जो चीजें होती है पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, आपके पास में आर्मेचर होता है, आर्मेचर को आप फ्रेम कह दीजिए, आप आर्मेचर को कोर भी कह सकते हो, CORE कोर भी कह सकते हो। और क्या होता है भाई, और प्राइमरी सर्किट होता है, और क्या होता है
सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है? तो प्राइमरी सर्किट का मतलब है कॉइल प्लस एसी जनरेटर, ये प्राइमरी के पास होता है। और सेकेंडरी सर्किट के पास क्या होता है? सेकेंडरी सर्किट के पास कॉइल होती है विद आउटपुट टर्मिनल्स। चलो इसको पिक्चराइज करते हैं और उसी पिक्चर में हम जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए बात कर लेंगे। प्राइमरी सर्किट पहले हम आर्मेचर बना देते हैं। आर्मेचर को फ्रेम कह सकते हो, कोर कह सकते हो। और ये क्या होती है? किससे बनती है? किससे बनती है? आयरन से, सॉफ्ट आयरन से। किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रिप्स के फॉर्म में, पतली पतली स्ट्रिप्स। जैसे देखिए मैं इसको हटा करके डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर आपसे ट्रांसफॉर्मर पूछा जाए कि मुझे ट्रांसफॉर्मर बताइए क्या होता है, तो ये जो क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो यार आपका जो आंसर है वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा के लिए ये काम कर लेना अगर चाहो तो, ऑप्शनल है कि ट्रांसफॉर्मर में एक आर्मेचर होता है जिसको आप फ्रेम कह सकते हो, कोर कह सकते हो। इसी के ऊपर हम लोग तार लपेटते हैं। प्राइमरी सर्किट में कॉइल होता है, एसी जनरेटर होता है, और सेकेंडरी सर्किट में कॉइल होता है विद आउटपुट टर्मिनल्स होता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास में सॉफ्ट आयरन की पतली पतली पत्तियां होती हैं, एक के ऊपर एक, इनको हम लोग स्ट्रिप्स कहते हैं, STRIPS स्ट्रिप्स। एक के ऊपर एक स्ट्रिप्स रखते जाते हैं और इस तरीके से एक फ्रेम तैयार हो जाता है। देखो कैसे, देखो ये एक स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रिप है, सिंगल स्ट्रिप, ये खाली है यहां पर। अब इसी के ऊपर एक स्ट्रिप और रख दो, फिर और रख दो, फिर एक पूरा का पूरा बंच तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहां पर एक बंच बनाया। एग्जाम में जब ये डायग्राम बनाने का काम आएगा तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली जल्दी से बना लोगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है इसके। थोड़ा सा मैं उस तरफ, और फिर किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं जब वो स्टेप अप के डायग्राम को कह रहे हैं, तो किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं जब वो स्टेप डाउन को कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने कोर तैयार कर ली, स्टेप्स रख रख करके। अब इसको देखो फील कराना है कि नहीं बहुत सारे स्टेप्स से मिल करके बना हुआ है। क्या करना है, ये लाइन एक स्ट्रिप के पीछे एक और स्ट्रिप है, फिर स्ट्रिप के पीछे स्ट्रिप्स हैं, और इनको हमने लैमिनेट किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रिप्स क्यों ले रहे हो आप, ये पत्तियां जोड़ क्यों रहे हो, एक सॉलिड क्यों नहीं ले लेते, उसी को हॉलो कर दो। ये स्ट्रिप्स लेने के पीछे क्या लॉजिक है, देखिए स्ट्रिप्स करने। आप चाहो तो लाइन से इधर भी दिखा दो। Anyone? Why we use the strips? स्ट्रिप्स ले लेकर के हम लोगों ने ये कोर बनाई है, फ्रेम तैयार किया है, आर्मेचर बनाया है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा फील आने लगा कि बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलकर के बन रहे हैं। Why we use स्ट्रिप्स हियर? ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके क्यों बनाई जाती है, सॉलिड क्यों नहीं होती पूरी तरीके से, टोटल सॉलिड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना होगा क्योंकि रिवीजन हम करा रहे हैं,
तो हम ही आपको दे देंगे। तो ये आपका जो है स्टेप्स बन गया। अब प्राइमरी सर्किट की बात है और सेकेंडरी सर्किट की बात है। तो प्राइमरी सर्किट में कॉइल होती है और एसी जनरेटर होता है। तो ये देखिए इसकी एक तरफ जब ये पूरा फ्रेम तैयार हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड्स होंगी, इधर इधर ऊपर और नीचे। तो अपोजिट साइड्स का यूज करते हो आप, तो हमने इधर की अपोजिट इसके साथ में यूज कर लिया। देखिए कैसे। तो ये मैंने कॉइल्स को लपेटा भी, ये और ये रहा जनरेटर। हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी अपोजिट साइड जस्ट अपोजिट साइड होती है भाई। तो यहां पर भी वायर्स को लपेटा हुआ है। ये आपके आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं मुझे तो स्टेप अप चाहिए, तो ये आपका प्राइमरी है। जहां पर जनरेटर है वो प्राइमरी है, और जहां जनरेटर नहीं है वो कौन है आपका? सेकेंडरी। सेकेंडरी तो एनएस जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और जो एनपी है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इन स्टेप अप एनएस ग्रेटर देन एनपी, और इन स्टेप डाउन एनएस लेस देन। अगर हम यहां पर देखें इस जो डायग्राम मैंने बनाया है, तो प्राइमरी में कितने टर्न है? 1 2 3 4 5 टर्न, 5 इसमें प्राइमरी में। यहां कितने? 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास में ये वाला केस है ना। तो जब एग्जाम में वो स्टेप अप की पिक्चर पूछेगा तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें टर्न तुम्हें ज्यादा करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो मैंने बनाया है वो कौन सा हो गया? स्टेप डाउन। यहां नहीं, सॉरी, कौन सा हो गया? स्टेप अप, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पर कितने? 5। तो स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स एडजस्ट कर लेना। तो ट्रांसफॉर्मर की पिक्चर बनाने को कहेगा। तो अगर उसने आपसे पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा ड्रॉ द डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर, तो लीजिए भाई ये डायग्राम आपका बन के तैयार है। लेकिन क्वेश्चन उन्हें पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन शायद ही ऐसे है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली बात को लगा देंगे, साथ में अटैच करेंगे। अगर स्टेप अप है तो सेकेंडरी में टर्म ज्यादा रखना, प्राइमरी में कम कर देना, और स्टेप डाउन तो उल्टा कर देना, प्राइमरी में ज्यादा कर देना और सेकेंडरी में कम कर देना। पिक्चर तो हो गई इसकी। अब आएगा आगे वर्किंग प्रिंसिपल। बताइए ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो डायग्राम हो गया, अब इसकी बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कि केवल वर्किंग प्रिंसिपल है तो ऐसा बड़ा मुश्किल होगा। और अगर मान लो केवल यही क्वेश्चन आ जाए कि मुझे ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए, तो ये डायग्राम आपका बना होगा। तुम इसको ऐसे भी बनाते हो कभी कभी, जब आप बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो तो इस तरीके से ये देखिए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ऐसे भी बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल तरीके से सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे भी बन जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? आपने डायग्राम बनाया, कोशिश करिए, एग्जाम तो एक ही बार देंगे, तो फिर ये वाला डायग्राम बना दीजिए। ये आपका सिंबल जो है एसी सोर्स है। तो किसी इंस्टेंट टाइम पर हमने कहा कि भाई जनरेटर से जो करंट निकली वो आईपी है, प्राइमरी की करंट आईपी।
अब आप ट्यून हो जाना, आईपी माने करंट इन प्राइमरी, आईएस माने करंट इन सेकेंडरी। तो यहां पे चूंकि एसी है, जनरेटर आपका जो है एसी वाला है, तो करंट क्या करेगी, वेरी करेगी। तो जब सपोज कर लो कि ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ये करंट जा रही है, तो करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, तुमको वहां नहीं दिखाना है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, एक ही लाइन दिखा देगा। एंड यू ऑल नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, क्लोज होती है, जानते हो ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ भी लिंक हो जाएगी, और बी प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड का जो बी होता है वो आई के साथ क्या होगा, प्रोपोर्शनल। अल्टरनेटिंग का आई क्या होता है, चेंज होता है, तो बी भी क्या होगा, और बी अगर चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। तो म्यूचुअल इंडक्शन से यहां पर क्या रहेगी, वोल्टेज। तो फिर आपने लिखा कि वर्किंग प्रिंसिपल है, ये डायग्राम है। इन प्राइमरी सर्किट आपने लिखा वोल्टेज वीपी, या फिर आप ईपी, जो आपको पसंद है। तो वोल्टेज कैसे लिखते थे, E इज इक्वल टू होता है एन डी फाइव बाई डी टी, याद है या भूल गए। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ये हो जाएगा एमपी डी फाइव अपॉन डी टी। आइडियली यहां नेगेटिव साइन भी आता है, तो तुमने कहा कि हमने नेगेटिव लगाया तो हम क्या ले रहे हैं, मॉड वैल्यू ले रहे हैं, ये आ गया। क्लियर है ये बात। d5 अपॉन dt, d5 अपॉन dt है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी सर्किट, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वहां पर, तो सेकेंडरी सर्किट में भी वोल्टेज आ जाएगी, यस और नो, आ जाएगी। सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज जरा लिख लीजिए, तो Vs या फिर Es क्या हो जाएगा, Ns d5 अपॉन dt। अब यहीं पर एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि d5 अपॉन dt दोनों में सेम क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो लिंक है ना, जितना फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। भाई इसने कहा कि मेरे में, इस वाली क्वाल ने कहा कि मेरे में एक सेकंड में 20 वैल्यू का फ्लक्स चेंज होता है, तो वही अटैच इसके साथ भी तो है, तो एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा, 20 का आएगा। तो जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। बट इसके नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, तो कुल फ्लक्स की वैल्यू से, कुल फ्लक्स की वैल्यू जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्न से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो रिजल्ट आ गया। क्लियर ये बात, यहां तक क्लियर है, ओके। तो डायग्राम बना होगा और फिर आप प्रिंसिपल लिखोगे और यहां तक आप पहुंच जाओगे। दोनों को डिवाइड कर दोगे भाई, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे। जैसे आप डिवाइड करोगे, 2 से 1 को डिवाइड कर दिया, तो देख सकते हैं Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ns अपॉन। क्लियर। अच्छा, अगर तुम ये वाला फार्मूला लगाते, E इज इक्वल टू N, E इज इक्वल टू M डी आई बाई डी टी, ये भी तो था आपके पास में फार्मूला, तो वहां पे करंट आ जाता, तो करंट भी आप ला सकते थे। फिलहाल हमारे पास में रिजल्ट ये आ चुका है, अभी हम इस रिजल्ट में करंट को भी ले आएंगे इसके, और अभी ये वर्किंग प्रिंसिपल ही चल रहा है, और आगे चलते हैं। यहां पर जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो यहां पर हो गया Vs इंटू आई एस। इनपुट पावर, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, इनपुट ये रहा, तो यहां इसका नाम है प्राइमरी, तो Vp इंटू। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये अगर पूछा जाए तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट।
आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। ये देखो हो गया Vs Is और Vp Ip। यहां से आ गया Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू क्या, Ip अपॉन Is। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अगर आप सॉरी इक्वेशन नंबर ये आ गया, ये थर्ड ले लो आप, इसको फोल्ड करो। अगर आप फोर्थ नंबर इक्वेशन को यूज कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको मिल जाएगा Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np, और Vs अपॉन Vp की जगह पे क्या लिख सकते हो, Ip अपॉन Is। और इसी ये प्रिंसिपल खत्म हो गया। अब जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनमें हमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा वो कैसा होगा, ये हमारा प्रिंसिपल खत्म हुआ, ठीक है ना। अब जरा सा हम ट्रांसफार्मर में फार्मूला की लिस्टिंग करते हैं, कितने फार्मूले मिले। तो फार्मूले में एक तो फार्मूला यही मिल गया हमको, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np इज इक्वल टू Ip अपॉन Is, और ये पूरा रेशियो क्या कहलाता है, स्मॉल आर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो सकता है किसी बुक में इसका सिंबल कुछ और, लेकिन एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि स्मॉल आर इज इक्वल टू है Ns अपॉन Np, ये ग्रेटर देन 1 है फॉर स्टेप अप, क्योंकि स्टेप अप में Ns ज्यादा होगा ना। स्मॉल आर इज इक्वल टू है Ns अपॉन Np, लेस देन 1 है स्टेप फॉर स्टेप डाउन, ठीक। एक तो ये आ गया। एफिशिएंसी, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल आपको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी में मिलता है। एफिशिएंसी एक जनरल टर्म है जिसका सीधा मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ईटा से लिखते हैं, तो आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या, पावर, तो यहां पर हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर बात कर रहे हो तो पावर आउटपुट पावर इनपुट इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी। बाकी तुम्हें वो म्यूचुअल इंडक्शन के जो फार्मूले हैं वो पता ही हैं, और फ्लक्स से रिलेटेड भी कुछ बातें होती हैं वो पता है। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल में कहाँ क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज मतलब Vs अपॉन Vp इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स Ns अपॉन Np। तो इस पूरे का क्या पूछ रहा है, डिराइव करना है, तो पूरा डिटेल करके उसको डिराइव कर देना। और फिर पूछा गया है कि obtain the ratio of secondary to primary voltage in terms of the turns and the currents in the two coils। तो आपको Vs अपॉन Vp Ns अपॉन Np भी निकालना है और Vs अपॉन Vp Ip अपॉन Is निकालना है, ठीक। इसके पहले काम कर चुके हैं पूरा। तो यानी इस क्वेश्चन में उसने पूरा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल भी मांग लिया और आपसे डायग्राम भी बनवा लिया, किसका, स्टेप अप का बनवाया। अगर इसी में स्टेप डाउन होता तो केवल डायग्राम बदलता, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल तो वही चलता। इसके बाद जो क्वेश्चन है दो पार्ट्स में था, तो अगला जो क्वेश्चन है सुनिए क्या। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इनपुट वाली पावर आपको 2200 वोल्ट दे रखी है। इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग द 3000 टर्न्स। तो प्राइमरी वाली वाइंडिंग है ना, मतलब वाइंडिंग मतलब जो आप कॉइल्स लपेटते हो उसमें 3000 टर्न्स है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू गेट द आउटपुट ऑफ 220 वोल्ट। जब आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं तो इनपुट वाला वोल्टेज, इनपुट वाला वोल्टेज मतलब क्या, Vp। Vp कितना है क्वेश्चन में, 2200 वोल्ट। आउटपुट वाला वोल्टेज क्वेश्चन में है 220। नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में है वो 3000 है।
और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में पूछे जा रहे हैं। आपको पता है फंडा, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू होता है क्या, एनएस अपॉन एनपी। वीएस क्वेश्चन में कितना है 220, वीपी कितना है 2200, एनएस कितना है पता नहीं, यही तो चाहिए, एनपी कितना है 3000। 0 0 10 सॉल्व कर लेंगे तो एनएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपका जो है स्टेप डाउन है, लेकिन नहीं मेंशन करता, सॉल्यूशन पूरा हो गया। तो देखो एनपी 3000 है, एनएस 300 है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ही तो होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन सुनिए भाई, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न। ये क्या दिया गया है, एनपी दिया गया है प्राइमरी कॉइल के, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्मॉल आर भी दिया गया 100। इनपुट वाली वोल्टेज, द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रेस्पेक्टिवली 220 एंड 220 वोल्ट एंड 1100 वॉट। कैलकुलेट में देयर आर द 4 पार्ट्स। पहले पार्ट्स में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, दूसरे में करंट इन प्राइमरी, थर्ड में वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, एंड द लास्ट है करंट इन द सेकेंडरी। तो जो क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जरा उनको पहले हम अंडरलाइन कर लें। इस क्वेश्चन में आइडियल ट्रांसफार्मर ये टर्म यूज किया गया, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आपको बताएं कि जो कुछ भी आप अपने ट्रांसफार्मर में पढ़ते हो सब क्या मान के पढ़ते हो, आइडियल ही है वो। ठीक है, तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी वो है 100, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 100, इनपुट वाली वोल्टेज वीपी 220 वोल्ट, और इनपुट वाली पावर, तो इनपुट वाली पावर है 1100 वोल्ट। क्वेश्चन का पहला पार्ट है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स। पहला पार्ट है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो मुझे एनपी वीपी दिख रहा है, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू आर। हमारी हेल्प कौन कर रही है भाई, आपने लिखा एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू आर। तो एनएस हमें चाहिए, एनपी है 100, आर भी है 100, एनएस कितना आ गया 10,000, ये एनएस आ गया। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा था नंबर ऑफ टर्न्स बता दीजिए, सेकेंडरी में मिल गया 100 into 100 10,000 ही तो होता है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में करंट इन द प्राइमरी, तो बोलो सही है ना, एनपी आपको 100 दिया था, प्राइमरी में करंट पूछी गई है। सेकेंड पार्ट प्राइमरी में करंट। अब प्राइमरी में करंट पूछी गई है मतलब आईपी पूछा गया है, मिल जाएगा। ये देखो ये वाला पेयर नहीं, ये वाला पेयर आपकी हेल्प करेगा, ये वाला पेयर देखो क्या हेल्प करने वाला है, वीएस पता हो गया है, नहीं वीएस नहीं पता, वीपी पता है। तो चलो निकाल लेते हैं आप। क्वेश्चन में चलिए आप दिमाग लगाइए, प्राइमरी में करंट चाहिए, प्राइमरी में करंट, पावर भी दिया गया है प्राइमरी, इनपुट पावर मतलब प्राइमरी में पावर। तो पावर का यूज करें P इनपुट VP इंटू आईपी, ये दिया है 1100, VP कितना है क्वेश्चन में 220, आईपी 00, तो आईपी की वैल्यू हो गई 110/22, कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। ये आपका आ गया पावर, सॉरी करंट आ गई प्राइमरी में। थर्ड है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, सेकेंडरी में वोल्टेज चाहिए, वीएस चाहिए, वीएस चाहिए, वीपी दिया हुआ है, वीएस चाहिए
क्या ये बनेगा इससे Vs अपॉन Vp और Ns अपॉन Np। Vs चाहिए, Vp कितना है 220, Ns कितना है 10,000, Np कितना है 100, 0 0 0 0। Vs आ जाएगा 22, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3, ये Vs आ गया। और क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में यानी फोर्थ में पूछा गया है करंट इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में करंट चाहिए, सेकेंडरी में करंट चाहिए। अरे ऐसे इसको देखो ना, फोर्थ को चले आप यहीं पे, आप देखा क्योंकि लिमिटेड फार्मूले हैं, आपको उसी जगह पर देखते हुए देखना कौन सा सुटेबल है। तो आईपी आपका कितना है 5, आईएस पता नहीं, आर कितना है, तो आईएस की वैल्यू कितनी हो गई 5/100, कितना आ गया ये 1/20। आगे सही। अगर हम लोग वेव फॉर्म की बात करें, जैसे एल सर्किट की अगर बात, सॉरी आर सर्किट की बात करें, ये आपके पास में रेजिस्टेंस और ये एसी जनरेटर, ग्राफ बनाना है करंट और वोल्टेज का। खास बात क्या होगी, दोनों के दोनों जो ग्राफ होंगे करंट वाले और वोल्टेज वाले, वो कैसे होंगे साइमल्टेनियस होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब टाइम के साथ साथ एक ही जैसी एक्टिविटी करेंगे। जैसे मैंने ब्लैक वाले पेन से वेव फॉर्म बनाया, ये मैंने ब्लैक पेन से यूज करके इसको वेव फॉर्म बना दिया। ऐसा नहीं कि वो केवल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसमें साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है। तो जैसा भी ग्राफ बना है करंट का ग्राफ भी वैसे ही चलेगा। जैसे ये मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, सपोज कर लो वोल्टेज का, करंट का देखिए ग्राफ ये है। साइमल्टेनियस का मतलब है टाइम के साथ एक जैसा। ये देखिए इस टाइम को जरा देखो, इस टाइम पर वोल्टेज 0 है, करंट भी है। आर सर्किट का जब तुम वेव फॉर्म बनाते हो तो करंट और वोल्टेज कैसी होती है एक जैसी। जैसे देखिए यहां पे बनाते हैं 0 टाइम पर आपका जो वोल्टेज है वो कैसा है मैक्सिमम, तो करंट भी क्या होगा मैक्सिमम। लेकिन आपको पता है कि जनरली वी फील कि करंट हमारा आउटपुट है, वोल्टेज क्या इनपुट है, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट से कैसा होता है छोटा होता है। तो वो मैंने बनाया था। टाइम के साथ कैसे होगा साइमल्टेनियस, ठीक है ये बात। अगर हम बात करते हैं एल सर्किट की, तो कल हमने आपको बताया था एल माने लैगिंग। तो एल सर्किट में जो करंट होती है वो कैसी होती है लैगिंग होती है। तो एल सर्किट में यानी केवल इंडक्टर है आपके पास, ओनली इंडक्टर इज देयर। यहां पे वोल्टेज जो है वो लीडिंग होती है, और याद रखने का तरीका बताया था एल माने लैगिंग, करंट यहां पे लैगिंग होती है। लैगिंग माने पीछे होना। तो दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस होता है वो π/2। अब मैंने आपको ग्राफ बनाया है, ये देखिए ग्राफ। अब आपको पता है कि करंट लैगिंग में है और π/2 का फेज डिफरेंस है। याद रखो π/2 फेज डिफरेंस ये कहता है कि जब तुम मिनिमम थे तो हम क्या थे मैक्सिमम थे, जब तुम मैक्सिमम थे तो हम क्या थे मिनिमम। π/2 फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है। और यहां पर दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो π/2 है। तो ये मैंने वोल्टेज के लिए कर्व बना दिया, करंट के लिए बनाना है। अब देखिए इस टाइम पर जो वोल्टेज है वो कैसी है 0 है, तो इसी टाइम पर करंट क्या होगी मैक्सिमम। लेकिन मत भूलो करंट कैसी है लैगिंग यानी पीछे। अगर किसी ने स्टार्ट किया यहां से तो गलत कर दिया, क्योंकि अगर तुमने यहां से तुमने क्या करंट को आगे कर देना। करंट कैसा है लैगिंग, लैगिंग का मतलब वो यहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से। समझ पा रहे ना, यहां से स्टार्ट होगा।
अच्छा, अगर आपने कर्व बनाया है इस तरीके से, ये देखिए वोल्टेज का ग्राफ ऐसे, इसे एल सर्किट की बात हो रही है। पाई बाई 2 फेज डिफरेंस का मतलब है तुम जब जीरो हो तो हम क्या है मैक्सिमम, जब तुम मैक्सिमम हो तो हम क्या जीरो, ये मतलब होता है। तो ये लाल पेन से हमने कहा कि ये मैंने वोल्टेज का बनाया है। आपको पता है इस पॉइंट पर करंट वोल्टेज कैसी है मैक्सिमम, इस पे करंट क्या होगी मिनिमम। तो अब मिनिमम की स्टार्टिंग कैसे होगी, यहां से। हमेशा करंट को पीछे रखना है, वोल्टेज को क्या रखना है आगे। और जब आप कैपेसिटर की बात करेंगे तो ठीक क्या हो जाता है, उल्टा सेम सिचुएशन होती है, वहां पे करंट आगे होती है और वोल्टेज क्या रहती है पीछे। तो कुछ क्वेश्चन जो है वेव फॉर्म के भी आते हैं कि वो आपसे वेव फॉर्म बना के, या तो वेव फॉर्म बनाया होगा आपके सामने दिख रहा होगा, वेव फॉर्म देखो और बताओ ये एल सर्किट का है कि आर सर्किट का। तो बीइंग ए स्टूडेंट अगर मेरे पास में वेव फॉर्म आते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में आप जरा वेव फॉर्म के क्वेश्चंस लाइएगा। तो बीइंग ए स्टूडेंट मेरे पास में 3 बातें हैं। पहला, आर सर्किट में वोल्टेज और करंट एक साथ होते हैं, एक साथ ही उनकी एक्टिविटीज चलती है। एल सर्किट में वोल्टेज जो है आगे रहता है, करंट पीछे रहता है, और पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, जिसका मतलब है वोल्टेज के रिलेटिवली जो करंट का हालचाल है जस्ट उल्टा होता है। जब वोल्टेज कहता है कि हम मैक्सिमम है तो ये क्या कहता है मिनिमम है। वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, इस बात का ध्यान रखें। जब सी सर्किट पे चलते हैं तो सेम सिचुएशन होती है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन उसमें करंट आगे होता है और वोल्टेज। अगर यही ग्राफ में देखूं कि ये सी सर्किट का है तो देखो करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से। ठीक है, तो अब आप एक क्लास और लीजिए इस पर, इससे क्वेश्चन हम सारे देख लें। अगर आप नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सो गुड, नहीं तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो लोगों का कंफर्म है कि सिलेबस में ट्रांजिस्टर है कि नहीं।